स्क्रीन, एक मिनट, स्क्रीन अभी तक शेयर ही नहीं किया। जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर द स्क्रीन। इज इट विजिबल? Yes, sir. ठीक, तो देखना हम ये जो न्यूक्लियर चैप्टर है उसके हम लास्ट पार्ट में है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी, क्या होता है? तो सिंपल है टर्म। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है ना, उसे कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। सिंपल टर्म, ओके। तो ये अकॉर्डिंग टू विच इक्वेशन होता है? तो आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन उसे कहा जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। तो सिंपल वाला टर्म। अब देखना ये एनर्जी रिलीज क्यों होती है? तो बिकॉज देर इज मास, लॉस ऑफ मास इज प्रेजेंट, ओके। ये जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, ये इक्वेशन हमें क्या बताता है? वी कैन कन्वर्ट द मास इनटू द एनर्जी एंड वी कैन कन्वर्ट द एनर्जी इनटू द मास। सो दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे हो क्या रहा है? देर इज लॉस ऑफ मास, और जैसे ही यहाँ पे ये मास लॉस होता है तो वो मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ठीक है, समझ रहे हो? तो देखना जो न्यूक्लियाई है मेरे पास, जिसके पास लेस टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, ओके, न्यूक्लियाई विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू न्यूक्लियाई विथ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी, ट्रांसफॉर्म टू न्यूक्लियाई विथ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी। तो इस साल वो जो कर्व है अपने पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व, उसे डिलीट कर दिया है। जस्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये कर्व कुछ इस तरह से यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे मुझे सबसे स्टेबल एलिमेंट मिलता है और उसके बाद इस तरह से कर्व होता है। और ये जो स्टेबल एलिमेंट होता है वो होता है Fe, जिसके पास 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर सर न्यूक्लियन होता है। पेज 444 डिलीटेड है क्या? पेज 444। just a minute. यस, वो जो कर्व है ना पूरा, हाँ वो कर्व ओके, पूरा डिलीटेड है इस पेज। साल। हाँ, पूरा कर्व। ओके वी आर हैविंग ओनली बाइंडिंग एनर्जी बट वी डोंट हैव द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ओके लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में मुझे यही कर्व यूज करना पड़ता है। ओके ठीक है, अब देखना मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूक्लियर विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कुछ इस तरह से ले सकते हैं, ट्रांसफॉर्म टू न्यूक्लियर विथ अ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी। तो मतलब यहाँ पे दो चीज़ें मेरे पास हो सकती है, दो तरीके से ये चीज़ें हो सकती है। तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो सकते हैं बड़े में, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन प्रोसीजर। ओके, फ्यूज होना मतलब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई अगर मिलते हैं तो एक बड़ा वाला न्यूक्लियाई मिल जाता है आगे जाके, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। तो फ्यूजन मेरा इस लेफ्ट साइड से शुरू हो जाएगा। और जो फ्यूजन प्रोसीजर है, फ्यूजन मतलब क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू इट्स, क्या बोल सकते हैं हम उसे? तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर न्यूक्लियर बढ़ जाए तो उसे कहा जाता है फिशन। समझ रहे? तो देखना इस कर्व के दोनों तरफ ये स्टेटमेंट मेरा वैलिड होता है, न्यूक्लियर विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये मेरा कर्व है, इस कर्व के साइड में यहाँ पर लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, यहाँ पे भी लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है। तो वो कन्वर्ट किस में होने वाला है? न्यूक्लियर विथ अ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। ओके, ठीक है। तो मेरे पास दो चीजें होती है, फ्यूजन एंड फिशन। समझ में आ रहा है? यस सर। हो गया। और जो भी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट वो जो एनर्जी होती है ना, वो नियर अबाउट इन द ऑर्डर ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
So this is order of energy released during the nuclear reaction. ठीक है, अब देखना बाय कंसिडरिंग टू डिफरेंट वेज वी कैन ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो एक दो तरीके होते हैं मेरे पास। सबसे पहला तरीका होता है न्यूक्लियर फिशन, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने वाला है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर फिशन। और दूसरी चीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। वी कैन ऑब्टेन द एनर्जी बाय यूजिंग दीज टू प्रोसेस। ओके, वी कैन ऑब्टेन द एनर्जी बाय यूजिंग दीज टू प्रोसेस। तो हम वन बाय वन ये देखने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फिशन। द फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियर फिशन। तो देखना इस पर्टिकुलर पॉइंट में वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ए न्यूमेरिकल। जो भी रहेगी चीज़ें यहाँ पे थ्योरेटिकल रहेगी। मैं आप लोगों को इसका इमेज भेज देता हूँ, वहाँ से आप सिर्फ नोट्स बना लेना। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग हियर नाउ। अगर मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मासेस। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ heavy nucleus into two lighter nuclei, into two lighter nuclei of comparable masses, of comparable masses with liberation of energy, with liberation of energy is called as a nuclear fission। समझ में आ रहा है? सिंपल डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो अब देखना, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ले लूँ, जस्ट आई विल कंसिडर द heavy nucleus such as यूरेनियम 235। कुछ इस तरह से रहेगा मेरा ये यूरेनियम 235। अब मैं इसके ऊपर क्या करने वाला, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन में इसके ऊपर बम्बार्ड करने वाला हूँ, मतलब कोलाइड करने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रॉन इसके ऊपर चले आएंगे तो ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिशन। इसके वजह से क्या होता है, ये न्यूट्रॉन की एनर्जी ये यूरेनियम 235 ले लेता है, इसका न्यूक्लियस ले लेता है। एनर्जी लेने के बाद यहाँ पे अब कुछ शेप चेंज होने लगता है इसका। ये जो शेप है कुछ इस तरह से बदल जाएगा, आगे जाके ये डम्बेल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम नहीं है बुक में, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ये डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये डम्बेल शेप दिख रहा है आपको, और जैसे ही ये दो टुकड़े में बढ़ जाता है आगे जाके, इट विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। कुछ इस तरह से दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाएगा। जैसे ही ये स्प्लिट होता है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो ये छोटे वाले न्यूट्रॉन्स हैं, दीज आर द न्यूट्रॉन्स। और ये मेरे फिशन फ्रैगमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज ए फिशन फ्रैगमेंट्स वन, और ये भी रहेगा फिशन फ्रैगमेंट। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. तो देखना यहाँ पे करना क्या है, ये सिंपल एग्जाम्पल है। वी आर गोइंग टू बम्बार्ड द यूरेनियम 235 92 विद न्यूट्रॉन विच ब्रेक्स द यूरेनियम 235 इनटू इंटरमीडिएट मास। तो ये कुछ मुझे देखना अब ये क्या होगा, इसका मैं न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है अपने बुक में, तो हमें याद रखना है। तो ये यूरेनियम 235 92, इसके ऊपर मैं एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करने वाला हूँ। तो न्यूट्रॉन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक न्यूट्रॉन मतलब N10 इस तरह से। नाउ जैसे ही ये न्यूट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा तो ये अनस्टेबल यूरेनियम 235 92 बन जाएगा। तो इसे कभी कभी स्टार के हिसाब से भी लिखते हैं, 235 स्टार, आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो। ये स्टार यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है,
दिस इज अनस्टेबल न्यूक्लियस, जिसकी वजह से ये आगे प्रोसीजर होती रहेगी मेरी, और मुझे दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा Ba144 56, Ba का मतलब क्या होता है, और आगे मिलेगा Kr, बताना Ba का मतलब। Barium, बेरियम, ठीक है, और आगे मुझे मिलेगा क्रिप्टॉन। krypton. और यहाँ पे देखना, यहाँ से मेरे 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, प्लस एक एनर्जी रिलीज होती है, जैसे मैंने कहा ना स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियर। तो यहाँ पे देखना ये 2 लाइटर न्यूक्लियर मिल रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट यू आर गेटिंग द 3 एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स जिसके पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, अलॉन्ग विद दैट हियर यू आर गेटिंग द एनर्जी क्यू। ओके, समझ रहे हो। तो एक जनरलाइज एग्जाम्पल है, इसे उतार लो, चलो जल्दी जल्दी। Sir, like how will we differentiate that what will be the smaller compounds नहीं, formed? ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, ये कंप्लीटली Okay. अलग अलग चीजें हो सकती है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। Okay. Okay. ठीक है, यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना है, दैट्स इट। खत्म होने के बाद बताना। इनको कहा जाता है फास्ट न्यूट्रॉन्स, इनको कहा जाता है फास्ट न्यूट्रॉन्स। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज नियर अबाउट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखना, ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये रिएक्टर से कहीं इस्केप ना हो जाए, तो इसके लिए उनको वहाँ पे स्लो करना पड़ता है, ठीक है। वो इस रिएक्शन से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उनको हमें स्लो डाउन करना पड़ता है। ओके, समझ रहे। तो ये हम देखेंगे आगे चेन रिएक्शन, ये 3 न्यूट्रॉन करते क्या है। वो फिजन में all help करेंगे, हाँ तो ये, bombarding other uranium हाँ atoms. तो ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग 3 न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड हो जाएंगे, फिर से वो 3 क्या करेंगे, 3 वो 3, तो यहाँ पे हमें टोटल आगे जाके 9 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। फिर ये 9 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 9 अलग अलग पार्टिकल के ऊपर गिरेंगे, तो फिर मुझे कितना मिलेगा टोटल, तो ये 27 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ चेन रिएक्शन। आगे वाला पार्ट अपना वही है, ये लिख लिया क्या। Yes, sir. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज चेन रिएक्शन। क्या होता है चेन रिएक्शन, क्या होता है, नाम में ही लिखा है, ये चेन रहेगा एक के साथ एक। ये आपने देखा होगा दिवाली के टाइम जो हम ये फोड़ते हैं, क्या कहते हैं उसे, लड़ होता है ना। हाँ, yes, sir. हाँ तो उसके हिसाब से अगर एक फूट गया तो सारे फूटने लगते हैं आगे जाके, तो हाँ. दैट इज नथिंग बट द चेन रिएक्शन। उसी तरह से यहाँ पे कुछ होगा, देखना न्यूक्लियर फिशन में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और along with that we are getting the energy, ठीक है। Under the favorable conditions, these neutron can cause the further fission of the other nuclei। अगेन वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स मेरे प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, a chain of nuclear fission is established which continues until the whole of the uranium is consumed। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखना, ये सिंपल वाला यहाँ पे मेरा यूरेनियम है, यूरेनियम 235, इसके ऊपर मैं एक न्यूट्रॉन गिराने वाला हूँ। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम 56139, ये रहेगा क्रिप्टॉन 3694, यहाँ पे मेरे लॉस न्यूट्रॉन रहेंगे 3, सो दीज आर गोइंग टू बी द लॉस न्यूट्रॉन। अब ये लॉस न्यूट्रॉन करेंगे क्या, तो फिर से आगे जाके किसी के ऊपर टकराएंगे, ठीक है। तो ये फिर से टकराएंगे, तो ये टकराने के बाद मुझे मिलेगा यहाँ पे
ये यूरेनियम ही रहेगा, यूरेनियम 235। यहाँ पे भी रहेगा यूरेनियम 235। तो इसके ऊपर टकराएंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा फिर से नया वाला, दैट इज आरबी। क्या होता है, व्हाट इज आरबी? आरबी 1937। आगे मिलेगा मुझे सीएस, तो ये हो जाएगा सीएस। ये बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एसआर, तो ये कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, जस्ट राइट इट डाउन, काम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, इसकी वजह से फिर से मेरे पास 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे भी फिर से मुझे 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, यहाँ से भी फिर से मुझे 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो ये 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम के ऊपर गिरने वाला है, अनटिल जब तक ये पूरा का पूरा यूरेनियम कंज्यूम ना कर ले। समझ रहे हो? तो देखना, हर एक रिएक्शन के साथ मुझे यहाँ पे एनर्जी मिलने वाली, तो यहाँ पे भी एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे भी एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे भी एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे भी एनर्जी मिलेगी। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग द ट्रेमेंडस मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी। अगर ये कंटिन्यूसली आगे चलता रहा, अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेगी, दैट कैन नॉट बी कंटेंट। तो अब हम बोलते हैं ना, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर खराब हुआ तो क्या हो सकता है, अगेन इट विल एक्ट एज अ बॉम्ब, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है। समझ में आ रहा है? यस, समझ Yes, में आ रहा sir. है ये चीज़? अब देखना, कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस चेन रिएक्शन, तो जस्ट आई विल राइट डाउन हियर important points regarding this chain reaction। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो देखना, एक बार अगर चेन रिएक्शन मेरी शुरू हो गई, इफ वंस द चेन रिएक्शन स्टार्टेड, देन इट विल रिमेन स्टेडी। तो इसके 3 केसेस हो सकते हैं। इट मे रिमेन स्टेडी, इट मे एक्सेलरेट, इट मे डिसेलरेट। ओके, या फिर रिटार्ड हम जिसे कह सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन, ये तीनों चीजें कब हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। ये चीज डिपेंड करती है मेरी न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसे कहा जाता है, या फिर हम उसे कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो नाउ व्हाट इज दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर? ये जो होता है ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर आर, अगेन दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन divided by rate of loss of neutron, रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये मेरा होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस आर, अगर मेरी आर की वैल्यू 1 होती है, इफ द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 1, देन वी कैन से दैट द चेन रिएक्शन इज स्टेडी। ओके, समझ रहे हो? यहाँ पे मेरी चेन रिएक्शन स्टेडी हो जाएगी। दूसरी चीज होता है, अगर R इज ग्रेटर दैन 1, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, और जो भी मेरा मटेरियल रहेगा, या फिर साइज ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज सुपर क्रिटिकल। तो इस केस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसके वजह से जो भी मिलेगा मटेरियल, साइज ऑफ द मटेरियल इज सुपर क्रिटिकल। इस केस में साइज ऑफ मटेरियल इज सुपर क्रिटिकल। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 1 होती है, तो मेरा जो भी सैंपल मैं यूज करने वाला हूँ फिशन के लिए, या फिर मैंने जो भी सैंपल यूज किया है फिशन के लिए, वो क्रिटिकल साइज में होता है, और उसका मास मुझे यहाँ पे क्रिटिकल मास मिलता है। तो यहाँ पे मुझे साइज ऑफ मटेरियल मिलेगा क्रिटिकल। ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो, अरे किधर हो? अ- अरे कुछ नहीं, वही वो क्या हुआ, चेक का कुछ बोला या नहीं, इसीलिए फ़ोन किया था। 2-3 दिन में, वैसे भी मंडे आने वाला हूँ लेक्चर लेने के लिए।
हाँ ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मज़े में लेक्चर चल रहा है अभी। चलो बाद में बात करता हूँ। हाँ ऑफलाइन आने वाला हूँ, हाँ बोला है तृप्ति मैडम ने। मंडे को आता है, सुबह सुबह आने वाला हूँ 10:15 बजे। हाँ। तो देखना यहाँ पे अगर आर की वैल्यू 1 होती है तो वो जो भी मास हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फिशन के लिए, जो भी सैंपल हम यूज करने वाले हैं उस सैंपल को कहा जाता है क्रिटिकल साइज होता है उस मटेरियल का या फिर सैंपल का, या फिर उसे बोला जाता है क्रिटिकल मास। सो इन दिस केस यू विल गेट द क्रिटिकल मास। नाउ अगर जैसे ही इस आर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है दैट मीन्स अगर ये डिसलरेट होने लगता है, ठीक है, तो उस केस में इसे कहा जाता है सब क्रिटिकल मास। ओके, तो इस केस में इसे कहा जाएगा सब क्रिटिकल मास। तो यहाँ पे 3 अलग अलग डेफिनेशन है, क्रिटिकल मास, सुपर क्रिटिकल या फिर सब क्रिटिकल, विच डिपेंड्स अपॉन दिस रिप्रोडक्शन फैक्टर और द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। We can define this multiplying factor as the rate of production of neutron divided by rate of loss of न्यूट्रॉन। अगर R इज इक्वल टू 1 होता है तो मेरा चेन रिएक्शन स्टेडी होता है और मुझे यहाँ पे क्रिटिकल मास मिल जाता है। इफ R इज ग्रेटर देन 1 देन दिस चेन रिएक्शन विल एक्सेलरेट, एक्सेलरेट होने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे मिलने लगती है और उस मास को कहा जाता है सुपर क्रिटिकल मास। Now, when R is less than 1, in this case, my chain reaction decelerates और जो भी मास मुझे मिलता है उसे कहा जाता है सुपर क्रिटिकल मास, सॉरी सब क्रिटिकल मास। समझ में आया? समझ में आया? हेलो, Yes, sir. लिख लिया इसे? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट। तो अब देखना चेन रिएक्शन के मेरे पास दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन। तो एक होता है मेरा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और दूसरा होता है मेरा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कोई बता सकता है हम कहाँ पे यूज करते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन? यस। तो देखना कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो है ना इसमें, Nuclear react यस यस, energy, nuclear energy न्यूक्लियर production. पावर प्लांट जो भी है ना अपने, Yes. वहां पे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यूज किया जाता है और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मेरा यूज किया जाता है एटम बॉम्ब में। ओके, समझ रहे हो? तो देखना कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में हम क्या करना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू कीप द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, बट इन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम सुपर क्रिटिकल मास यूज करते या फिर उसमें चले जाते पूरे के पूरे। अब देखना कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हम सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स या फिर सुटेबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हर स्टेज में हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस कैन बी और चेन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय एब्सॉर्बिंग suitable number of neutrons at each stage, neutrons at each stage, so that all neutrons are absorbed, so that all neutrons are absorbed except one, एक चाहिए होगा मुझे खाली, सो दैट अपनी जो चेन रिएक्शन रहेगी ना तो आगे वाले प्रोसेस के लिए वो न्यूट्रॉन काम में आ जाए। समझ रहे हो? विच इज अवेलेबल
फॉर फर्दर फिशन, फॉर फर्दर फिशन। समझ में आ रहा है ये? तो देखना यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो स्लो होता है हमेशा, और जो भी एनर्जी लिबरेट हो रही है यहाँ पे, दैट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द एक्सप्लोजिव एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल मेरा रहेगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, अब देखना अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एक्सटर्नली। ओके, ठीक है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। देखना यहाँ पे जो होता है ना, पूरा मटेरियल, द होल मटेरियल में एक्सप्लोड विद इन फ्यू माइक्रोसेकंड। अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया ना, तो पूरा का पूरा मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं, सपोज करना कि हमने यूरेनियम 235 यूज किया है, तो विद इन माइक्रो सेकेंड वो पूरा का पूरा मटेरियल एक्सप्लोड हो जाएगा। ओके, जैसे ही वो एक्सप्लोड होता है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल इज नथिंग बट द एटम बॉम्ब। समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? एटम बॉम्ब। The reactions which cannot be controlled externally, the reactions which cannot be controlled externally। इसे लिख सकोगे एग्जाम में 2-3 स्टेटमेंट में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर लिख लो ये जो भी 2-3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जल्दी जल्दी। खत्म होने के बाद बताना। जस्ट आई वुड लाइक टू शो द एनिमेशन ऑफ दिस। Yes, sir, done. ओके, Yes, sir. Done. सिंपल वाला एक 5-6 मिनट का एनिमेशन है। आई विल ट्राई टू सी दैट, जस्ट अ मिनट। Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Nuclear reactor. In this video, we're going to learn. इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. तो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, तो यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर अपना क्लियर हो जाएगा। About the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation, as the traditional fossil fuels, like coal, are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of 3 crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in a nuclear reactor, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts,
are capable of producing fission reaction with uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process, as they are accompanied by enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the neutron's speed. Water molecules in the moderator are useful in slowing down the high-energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high-energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with a fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reactions. By controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutron in the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. To increase the rate of fission reactions, these rods can be removed from the moderator. A steady output of energy can thus be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. The reactor core and pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in these reactors. Due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam, which is in turn used to turn the turbines. So, huge heat energy gets converted into electrical energy. Water is continuously flown in and out of the nuclear reactor using the pump. So, a nuclear reactor successfully generates nuclear energy from fission reactions. क्लियर है पिक्चर? हाँ बोलो। यस Yes, sir. Yes, sir. तो देखना, अब हम वही सारी चीज़ें देखेंगे। कुछ चीज़ें मैं लिख के देता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, वो क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर इज नथिंग बट द डिवाइस in which nuclear fission can be carried out through a sustained and controlled chain reaction. Okay? Yes? समझ में आ रहा है? Nuclear reactor is a device in which nuclear fission can be carried out through a sustained and controlled chain reaction. Okay? I hope the screen is visible to you. तो देखना कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज किया जाता है। तो सबसे पहला होता है मेरा फिजनेबल मटेरियल। फिजनेबल मटेरियल, तो कौन सा मैं मटेरियल यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? तो देखना, इस फिजनेबल मटेरियल को फ्यूल ऑफ रिएक्टर भी कहा जाता है। इसका नाम होता है फ्यूल ऑफ रिएक्टर। ये जो फ्यूल होता है तो ये कुछ है नहीं, हेवी न्यूक्लियस होता है, सच एज आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 235।
235, या फिर हम यहाँ पे थोरियम भी यूज कर सकते हैं, थोरियम 232, इसके आइसोटोप, एंड प्लूटोनियम आइसोटोप। प्लूटोनियम के 3 आइसोटोप है मेरे पास, जो हम मोस्टली इसी को यूज करते हैं, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 240, प्लूटोनियम 241। ओके, सो दीज आर द फिजनेबल मटेरियल, और ये प्लूटोनियम जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है, कॉमनली यूज्ड। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग, मॉडरेटर। कोई बता सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मॉडरेटर? वीडियो में एक्सप्लेन किया ना मॉडरेटर किसके लिए यूज किया जाता है। तो To मॉडरेट, slow down the speed of reaction. यस, टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, और क्या होता है इसके मोस्ट कॉमनली यूज मॉडरेटर कौन सा होता है? तो देखना, हेवी वाटर, जैसे वहां पे लिखा था, बराबर ना, हेवी वाटर, जिसे कहा जाता है D2O, Graphite. या फिर ग्राफाइट, यस। लेकिन ग्राफाइट को बहुत कम यूज करते हैं, मोस्टली दे यूटिलाइज द हेवी वाटर। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। द थर्ड पार्ट इज द कंट्रोल रॉड्स। हाँ बताओ, कंट्रोल रॉड का क्या यूज होता है? कंट्रोल रॉड्स, तो इनका काम होता है कि ये जो न्यूट्रॉन है ना, उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है। ओके, कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रॉन, मतलब मुझे जितने चाहिए उतने ही मैं रखूंगा, बाकी बाय यूजिंग द कंट्रोल रॉड मैं उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड किस कौन सा मटेरियल होता है? तो कैडमियम रॉड्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये होता है मेरा कैडमियम रॉड्स, कैडमियम रॉड्स। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट इज द कूलेंट। यहाँ पे हम कूलेंट यूज कर सकते हैं। अगेन दिस कूलेंट इज नथिंग बट अ लिक्विड विच इज यूज टू रिमूव द हीट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर कोर एंड ट्रांसफर इट टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर एंड और एनवायरमेंट। ओके, तो देखना, ये ऑर्डिनरी वाटर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी वाटर एट और अंडर हाई प्रेशर, ऑर्डिनरी वाटर अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये हीट रिमूवल के लिए यूज किया जाता है कूलर। नेक्स्ट पार्ट इज द शील्डिंग। शील्डिंग होती है, अब शील्डिंग का मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट द प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये मोस्टली कंक्रीट वॉल का होता है, टू रिड्यूस द हार्मफुल रेडिएशन और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। ओके, समझ में आ रहा है ये? तो देखना, ये जो हमने ऑर्डिनरी वाटर यहाँ पे लिया है ना, दिस ऑर्डिनरी वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड एज कूलेंट एज वेल एज द मॉडरेटर, लेकिन मोस्ट कॉमनली मॉडरेटर जो यूज किया जाता है वो होता है मेरा हेवी वाटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो इसे। देखना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, हो गया।
Yes, sir. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, अब क्या होगा न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन? व्हेन टू लाइट न्यूक्लियर कंबाइन, व्हेन टू लाइट nuclei combine to form a heavier nucleus, to form a heavier nucleus. Okay, then this is called as a nuclear fusion. अब देखना, अगर दो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करना चाहते हैं हम, तो उनको क्या करना पड़ता है? दे मस्ट कम टुगेदर इन द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, वो लिख देता हूँ। टू फ्यूज टू न्यूक्लियाई, सबसे पहली चीज क्या होगी यहाँ पे? दे मस्ट कम टुगेदर इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। दे मस्ट कम टुगेदर इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू डू दिस वी नीड टू ओवरकम द इलेक्ट्रिक रिपल्शन ऑफ देयर पॉजिटिव चार्जेस। टू डू दिस they must overcome electrical repulsion of their positive charges. Electrical repulsion of their positive charges. ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? तो ये बुक में नहीं मिलेगा कहीं पे स्टेटमेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखना, ये दो चीज करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो वी नीड काइनेटिक एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, और ये जो एनर्जी मिलती है ना, दिस एनर्जी इज अचीव्ड ओनली एट हाई टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे क्या चाहिए? आई नीड हाई काइनेटिक एनर्जी, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। और ये वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी कब मुझे मिलती है? तो एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर रेंज होता है ना, दिस टेम्परेचर रेंज इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 केल्विन टू 10⁸ केल्विन। ये जो टेम्परेचर रेंज होता है, दिस टेम्परेचर रेंज इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 टू 10⁸ केल्विन। और जो प्रेशर रहेगा यहाँ पे, और जो प्रेशर रहेगा, दिस प्रेशर इज नियर अबाउट 10⁻16 टू 10⁻15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो इतना बड़ा मुझे प्रेशर चाहिए होगा, इतना बड़ा मुझे टेम्परेचर चाहिए होगा। अगर मैं इस तरह से कर सकता हूँ, तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसे क्या कहा जाता है? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि ये चीज? Yes, sir. तो ये उतार लो, चलो जल्दी जल्दी। अब ये जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ये होता है 3/2 kT। और ये नियर अबाउट, बुक में अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू दी गई है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ इस तरह से एनर्जी उसको मिलनी चाहिए, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी।
ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है जो बुक में दिया है, मैं उसे यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। देखना, अगर मेरे पास दो ड्यूटेरॉन्स है, दैट इज हेवी हाइड्रोजन, अगर मैं उनको फ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फ्यूज द टू ड्यूटेरॉन, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ट्रीटियम। ओके, हेयर आई विल गेट द ट्रीटियम, और ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। लेकिन इस प्रोसेस में मुझे कुछ एनर्जी मिलेगी। देखना ये एनर्जी भी कितनी होती है, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है अगर मुझे इन दोनों को फ्यूज करना है। ठीक है, तो देखना ये जो ट्रीटियम यहाँ पे बना है, ये फिर से मेरा कंबाइन होगा ड्यूटेरियम के साथ। दिस ट्रीटियम विल कंबाइन विथ वन मोर ड्यूटेरियम, जहाँ से मुझे मिल जाएगा अल्फा पार्टिकल। ओके, और एक न्यूट्रॉन मिलेगा, और मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की एनर्जी कैलकुलेट कंबाइन करने की कोशिश करूँ, तो इन दोनों की एनर्जी कंबाइन करने के बाद मुझे समझ में आएगा कि टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हुई है यहाँ पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। टोटल एनर्जी रिलीज्ड, this total energy release is near about 21.6 million electron volt। ओके, तो अब ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही थी, ये सन के ऊपर हो रहा है। जो अपना सन होता है ना, देखा है आप लोगों ने किस तरह से होता है, वहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, हमें वहाँ पे यही सारी चीजें होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस है ना, फ्यूजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, और सन के पास उतना टेम्परेचर है ऑलरेडी। तो वहाँ पे ये हमेशा फ्यूजन वाली प्रोसीजर होती रहती है। ओके, ठीक है, तो लिख लो, इसे लिख लिया। खत्म होने के बाद बताना, जस्ट लास्ट पॉइंट है। सन के ऊपर क्या रिएक्शन होता है वो एक बार जस्ट लिख के दे देता हूँ। हो गया इसे लिख के? Yes, sir. ठीक है, अब देखना सन के ऊपर जो फ्यूजन रिएक्शन होता है वो किस तरह से होता है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमने अल्फा बीटा और गामा डीके देखा नहीं है। तो कुछ चीज़ें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस, बीटा माइनस डीके, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी फ्यूजन प्रोसीजर हो रहा है ना सन के ऊपर, तो वहाँ पे देखना जो फ्यूल होता है, फ्यूल क्या होगा रे, कोई बता सकता है व्हाट इज द फ्यूल? तो हाइड्रोजन होता है, सन के कोर में हाइड्रोजन होता है जिसे हम बोलेंगे फ्यूल। ठीक है, तो देखना ये प्रोसीजर किस तरह से हो रहा है। 1H1 इज गोइंग टू कंबाइन विथ 1H1, इसे क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ कंबाइन हो रहा है, बोल सकता हूँ मैं इस तरह से। Yes, sir. ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन ही है, सिंपल। अगर ये कंबाइन होता है तो मुझे क्या मिलेगा, तो ड्यूटेरियम, बराबर ना। आई विल गेट द ड्यूटेरियम, देन आई विल गेट द बीटा प्लस डीके, एक न्यूट्रिनो मिलेगा, और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। दिस म्यू इज नथिंग बट द न्यूट्रिनो।
अब जस्ट फॉरगेट द व्हाट इज न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, हम यहाँ पे डिटेल में जाएंगे नहीं। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर। अब आगे क्या होता है, तो आगे देखना बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके जो भी हो रहा है यहाँ पे वो कंबाइन हो जाएगा। ये कंबाइन होने के बाद मुझे मिलेगा गामा, गामा प्लस गामा, और फिर से एक एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये ड्यूटेरियम फिर से कंबाइन होता है मेरा प्रोटॉन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ, जहाँ पे मुझे मिलेगा 2He3 प्लस गामा रेडिएशन प्लस फिर से एनर्जी मिल जाएगी 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होगा, आगे अगर देखा जाए तो ये 2He3 फिर से कंबाइन होने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ, और मुझे मिलेगा यहाँ पे हीलियम, फिर से एक प्रोटॉन, फिर से और एक प्रोटॉन, ये मैं यहाँ पे 2H1 भी लिख सकता था, 2 टाइम्स 1H1, और फिर से एक एनर्जी मिल जाएगी 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल प्रोसीजर है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, और ये जो पहले 3 रिएक्शंस होते हैं ना वो 2 टाइम होते हैं। ओके, ये 2 टाइम होंगे, ये 2 टाइम होने के बाद ये चौथी रिएक्शन बनती है मेरे पास, समझ रहे हो? That means 4 hydrogen atoms are going to combine to form the helium atom, और टोटल एनर्जी देखा जाए तो मैं इनको कंबाइन करने की कोशिश करूं तो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिलती है 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ओके, ठीक है, तो ये बुक में ही लिख के दिया गया है, तो मैं वही का एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे लिखने की कोशिश कर। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, देखना ये मैंने लिखा है ना, ये पहले जो 3 रिएक्शन है वो 2 बार होने वाले, तो जस्ट कंसीडर दिस एज द फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ की तरफ जाएगा। तो देखना ये कुछ इस तरह से होगा, 2 टाइम्स द फर्स्ट रिएक्शन, 2 टाइम्स द सेकेंड रिएक्शन प्लस 2 टाइम्स द थर्ड रिएक्शन, और एक चौथी रिएक्शन होगी मेरी ये कंबाइन होने के बाद मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, वो 4 1H1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर बीटा माइनस डीके जिसे कहा जाता है 2He4 प्लस 2 न्यूट्रिनो, फिर गामा रेडिएशंस होंगे मेरे, और मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी 26.7 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरा फाइनल रिएक्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया? That means 4 hydrogen atoms are going to combine to form 1 helium atom with the release of 26.7 million electron volt. Okay? Now यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, देखना, एज द हाइड्रोजन इन द कोर गेट्स डिप्लीटेड एंड बिकम्स हीलियम, मतलब अगर ये जैसे जैसे हीलियम बनता रहेगा तो मेरा जो कोर होता है ना वो कूल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्टार है ना ये कोलैप्स होने लगता है ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी, और जिसके वजह से टेम्परेचर घटने लगता है कोर का। ओके, जिसकी वजह से टेम्परेचर घटने लगता है कोर का, और ये जो टेम्परेचर है ना, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फिर से ये टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ा और फिर से 10⁸ केल्विन के आसपास चला गया तो फिर से फ्यूजन होने लगता है। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन होगा यहाँ पे अब देखना, मेरा जो हीलियम होता है ना वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर ज़्यादा सोचना मत, जस्ट रिमेंबर ऑल दिस 6 इक्वेशन, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग द फ्यूजन तो ये आप लोगों को इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, दैट्स इट। ओके, ठीक है, अरे समझ रहे हो क्या, ये थोड़ा सा Yes, sir. टफ है, ये आपको रटना पड़ेगा। यू डोंट हैव द अदर चॉइस, यहाँ पे आप लोगों को कुछ चॉइस मिलेगा ही नहीं।
रटना पड़ेगा ये चीज़ें। ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है बिकॉज हमने अल्फा बीटा और गामा डीके देखा नहीं है, सो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज नथिंग बट द कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। वी आर गोइंग टू बिल्ड द हम आर्टिफिशियल सन को बनाने की कोशिश करने वाले। तो इसे मैं बोल सकता हूँ इन शॉर्ट, मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल सन ऑन अर्थ। सर वो जो बॉम्बिंग था हिरोशिमा नागासाकी का, उसमें फ्यूजन यूज किया था या फिजन? जस्ट अ मिनट, आई थिंक दैट इज फिशन। फिशन रहेगा क्योंकि उतना टेम्परेचर बना ही नहीं। देखो, फ्यूजन होने के लिए 10⁸ केल्विन टेम्परेचर चाहिए, बराबर ना? यस सर। जस्ट अ मिनट। तो फिशन था जो लिटिल बॉय है ना, तो देखना एक्चुअली फैट मैन और लिटिल बॉय, ये दो चीजें थी वहां पे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। जिसमें से जो लिटिल बॉय है तो यूरेनियम का फिशन यूज किया गया था वहां पे। आई डोंट नो अबाउट द फैट मैन। फैट मैन जो हिरोशिमा पे यूज किया गया था, तो फिशन ही था वहां पे, ज्यादा सोचना मत। ओके सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड द न्यूक्लियर चैप्टर। देखना, ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें तो कौन सी चीज़ पूछ सकते हैं? मास डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशन वाली चीज़ होगी। 6 डिजिट तक कैलकुलेशन रहेगा, जहाँ पे आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। या फिर दूसरी चीज़, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने जो भी चीज़ें देखी थी, जैसा मॉडरेटर देखा था, कूलेंट देखा था, देन वी आर हैविंग द शील्डिंग, फिजनेबल मटेरियल, या कौन से इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बन सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस साल इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आएगा। इवन आई एम डाउटफुल अबाउट दिस फ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि हमने अल्फा बीटा गामा डीके देखा ही नहीं है। ये क्या हो रहा है चीज़ें, ये समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखना, ये इजी चैप्टर है। जो कितने मार्क का है ये चैप्टर, किसी को कुछ आइडिया? सर वेटेज नहीं देखा है। ओके, ठीक है। तो ज़्यादा वेटेज भी है नहीं, पहले दो चैप्टर के ऊपर ही 17 मार्क का वेटेज है। सेमीकंडक्टर के ऊपर 7 मार्क का वेटेज है। तो 17 और 7 24, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लिया, इनको मिला के 11 मार्क का वेटेज। सेमीकंडक्टर बड़ा है, सेमीकंडक्टर के ऊपर 7 मार्क का वेटेज। ठीक है, समझ में आए ये वाला चैप्टर? यस सर। कुछ है नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा थ्योरी